अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, काबीना ने मुल्की तारीख की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुशीर सलामती मोहिद यूसुफ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ये सही मायनों में तारीखी कामयाबी है। कौमी सलामती पॉलिसी की पहली तरजीह अवाम है। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, मजीद क्या तफसीलात हैं सिलसिले में आपके पास? जी बिल्कुल, फाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ है और उसमें पहली कौमी सलामती पॉलिसी जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इस कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी जो है इस रोज जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दी थी। तो इस हवाले से जो मुशीर कौमी सलामती है डॉक्टर मोहिद यूसुफ, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने इसे तारीखी कदम करार दिया है। उनका कहना था कि ये पॉलिसी जो है ये सिटीजन सेंट्रिक है, यानी इसमें तवज्जो जो है वो शहरियों पर मरकूज रखी गई है। उनका कहना था कि इस पॉलिसी का सबसे अहम पहलू जो है वो सिक्योरिटी, माशी सिक्योरिटी है मुल्क की और अवाम की। उनका ये भी कहना था कि इस पॉलिसी की बुनियाद पर जो नेशनल सिक्योरिटी के मकासद हैं वो मुख्तलिफ पहलुओं से उसको हल किया जा सकेगा और इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ इस हवाले से जो है मजीद काम होगा। उनका ये भी कहना था कि वो इस सिक्योरिटी पॉलिसी जो है इसकी तश्कील और इसकी मंजूरी के हवाले से अस्करी और सियासी जो क़यादत है मुल्क की उसकी खास तौर पर शुक्रगुजार है और वज़ीर इमरान खान की क़यादत और हौसला अफजाई के बगैर ये नामुमकिन था। उनका ये भी कहना था कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की जो टीम है उन्होंने दिन रात भरपूर काम किया इस पॉलिसी की तैयारी के लिए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए नवीद अकबर। और अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल वागुजार कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने पार्क की हुदूद में कायम मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान भी खत्म करने का हुक्म दिया है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे खिलाफ ऑब्जर्वेशन देते हैं। क्या सारा मुल्क अंधा हो चुका है जो नजर नहीं आ रहा? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारे मुलाजिम हैं, हम इनके मुलाजिम नहीं। इनको काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में किडनी हिल पार्क की बहाली का केस, अदालत ने किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान पार्क की जमीन पर तामीर अल-फतह मस्जिद के वकील ने मौका अपनाया। जमीन केएमसी से नीलामी के जरिए हासिल की गई। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि कोई इबादतगाह गैर कानूनी जमीन पर तामीर नहीं की जा सकती। एडवोकेट ख्वाजा शम्स बोले, अल-फतह मस्जिद शहीद करके नई मस्जिद तामीर कराई जा रही है। रातों रात फिरका वारियत के लिए बिस्मिल्लाह मस्जिद बनवाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल ने फिरका वारियत का रंग देने के लिए मजार भी आबाद करवाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्लाम गैर कानूनी जमीन पर मसाजिद की तामीर की इजाजत नहीं देता। केएमसी के पास पार्क की जमीन पर मस्जिद का लाइसेंस देने का इख्तियार नहीं था। अदालत ने मस्जिद इंतजामिया की नजर सानी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए लाइसेंस मंसूख करने और जमीन केएमसी को वापस करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल की सरजरिश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर एक कब्र का बताया गया था, अब पूरा कब्रिस्तान बन गया है। आप लोग अफसरान हैं, शहर के करता धरता हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हम तमाम पार्क को कब्रिस्तान बनाते जाएंगे? आपके गेट के सामने कब्र बना देंगे तो आप क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल को बोलने से रोक दिया और कहा, आप नौकरी से जाएंगी फिर कभी जॉब नहीं मिलेगी। खामोशी से अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। क्या अब हम आपको आपके काम भी बताएंगे? हम बताएंगे कैसे पार्क बनाना है और कैसे बचाना है। हर गली में गटर है, हर गली में मसाइल हैं, आप लोगों को परवाह नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं हमारे खिलाफ ऑब्जर्वेशन देते हैं। क्या सारा मुल्क अंधा हो चुका है जो नजर नहीं आ रहा? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारे मुलाजिम हैं, हम उनके मुलाजिम नहीं। इनको काम करना होगा। ये लोग हम पर मुसल्लत हैं और काम करने को तैयार नहीं। अदालत ने किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल वागुजार करवाने और पार्क की हुदूद में मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान खत्म करने का हुक्म दिया। अदालत ने पार्क को गैर कानूनी सरगर्मियों से महफूज बनाने और पार्क में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड पर मदीना मस्जिद की जगह पर 1 हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने शहर तबाह कर दिया, दोबारा बनेगा ये शहर जैसे जर्मनी बना था।
कराची तारिक रोड पर पार्क की जगह मदीना मस्जिद की तामीर का केस। सुप्रीम कोर्ट का मस्जिद की जगह पर 1 हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी से इस्तफसार किया, आप गैर कानूनी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, अदालत हुक्म दे तो कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों को देखकर हैरानी होती है, हमारे हुक्म का इंतजार करते हैं, आप लोगों को किस लिए बिठाया गया है? जाकर देखें पीसीएचएस का क्या हाल हो गया। 40 साल पहले कैसा था कराची और अब क्या हो गया। तारिक रोड की दुरुस्त हुदूद मालूम न होने पर चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी की सख्त सरजनिश करते हुए कहा, तारिक रोड की दुरुस्त हुदूद तो आपको मालूम नहीं, आप लोग दफातर में बैठने आते हैं, चाय पिए, गप लगाएं और घर जाएं, काम कोई नहीं। आप लोगों ने कराची को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसे ठीक करने के लिए तो ब्लास्ट करना होगा। तुम्हारा बनेगा ये शहर जैसे जर्मनी बना, जापान बना, पोलैंड बना। पीसीएचएस से नॉर्थ नाजमाबाद तक एक ही हाल है। 200 गज पर 8 मंजिला इमारतें बना दी हैं। जब जल्जला आएगा सब खत्म हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे। अगर आप बचे तो आप पर खून होगा लोगों का। आप लोगों को क्या परवाह है किसी की? सोचते हैं मैं तो रिटायर होकर चला जाऊंगा। अदालत ने मदीना मस्जिद की जगह पर 1 हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए। बयान हल्फी में जिस जज का नाम था वो छुट्टी पर थे। बाद में बेंच का हिस्सा मैं भी बना। क्या मैं भी समझौता करने वाला हुआ? बयान हल्फी ने इस अदालत के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत। साबिक चीफ जज राना शमीम का सरमोहर बयान हल्फी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, राना शमीम ये लिफाफा खोलें और बयान हल्फी खुद पेश करें, जिस पर राना शमीम ने लिफाफे की सील खोलकर बयान अदालत में पेश किया। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी की तस्दीक की। अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया कि राना शमीम ने बयान दिया था कि बयान हल्फी सील करके अपने ग्रैंडसन को दिया। जब बयान हल्फी कोरियर सर्विस को दिया गया तो वो सील नहीं था। बयान हल्फी का फॉन्ट कैलिबरी लगता है, इसकी एक कॉपी मुझे भी दे दें। चीफ जस्टिस ने राना शमीम के बयान हल्फी को दोबारा सील करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए। बयान हल्फी ने इस कोर्ट के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। जिस जज का नाम था वो छुट्टी पर थे और बेंच में भी नहीं थे। मैं भी बाद में बेंच का हिस्सा था, तो क्या मैं समझौता करने वाला हुआ? पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कार्रवाई आगे बढ़ाने की इस्तिदा की और कहा, कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए, जिनके नाम है वो जवाबी बयान हल्फी जमा कराएं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर बार काउंसिल ये कह रही है कि बयान हल्फी दुरुस्त है तो इस अदालत के हर जज पर शक कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी को दलाइल देने का हुक्म दिया। लतीफ आफरीदी ने मौक़िफ़ अपनाया। राना शमीम का कहना है कि ये बयान हल्फी उनकी निजी दस्तावेज है। राना शमीम ने बयान हल्फी प्रेस को लीक नहीं किया। राना शमीम ने अंसार अब्बासी से भी कहा, ये निजी दस्तावेज आपको कैसे मिली? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अब तक राना शमीम को भी मालूम हो चुका होगा कि ये कितना हसास मामला है। लतीफ आफरीदी ने कहा, ये इतना हसास मामला नहीं। इमरान खान और फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ भी तौहीन अदालत के केसेस बने थे। उन केसेस में क्या हुआ? ऐसे केसेस में अदालत को रहमदिली दिखाना होती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है? वकील ने कहा, मुझे क्या मालूम इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। अदालत ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी कहते हैं, केस चलेगा तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। गवाहान में बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। साकिब निसार की सफाई के हवाले से बात को नजरअंदाज किया गया। राना साहब ने इस एफिडेविट को, इसके कंटेंट्स को मान लिया। जो हकीकत थी, जो सच बात थी, उसने तस्लीम किया। मैंने तो कहा कि ये इंक्वायरी की जरूरत है और मैं अगली दफा भी कहूंगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि दूसरा साइड जो है काउंटर एफिडेविट पेश करे अदालत में, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज किया। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं जब आ जाते हैं तो ऐसी मुतनाजिब बात कर लेते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी तक प्रोसिक्यूटर भी नहीं है। उसकी पोजीशन को भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप किस हैसियत से यहाँ आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल हैं आप जरूर, लेकिन क्या आप अपनी नौकरी पक्की करने के लिए आ रहे हैं? साबिक चीफ जज राना शमीम ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सामने बयान हल्फी पर दस्तखत करने की तरदीद कर दी। कहते हैं, जब बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था।
کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ الفنامہ دیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کوئی اس پہ کامنٹ کریں گے؟ جنہوں نے کام سے پوچھا نا، میں آپ نے اکیلے یہ الفنامہ دیا تھا؟ بالکل بار بار ٹوٹی پھوٹی باتیں ہو رہی تھی، میں نے کسی کو الاؤ نہیں کیا، نہ میں نے کسی کو ڈسکلوز کیا ہے، نہ کسی کے پاس یہ میں نے بھیجا، میرے پاس سیل آیا۔ رانا شمیم نے نواز شریف سے مل کر بیان حلفی تیار کیا، بہت جلد شواہد سامنے آنے والے ہیں، رانا شمیم کے دیے گئے فیصلوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ معمر خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو، کہا رانا شمیم کو چیف جج کے عہدے پر نون لیگ نے لگوایا، شریف فیملی جال سازی سے لوگوں کو تعینات کرتی رہی، نااہل لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے۔ رانا شمیم صاحب نے نواز شریف کے آفس کے اندر بیٹھ کر ان کے ساتھ مل کے یہ بیان حلفی بنایا۔ شریف فیملی نے 1980 کی دہائی کے بعد سے پاکستان کے سوشل اور اداروں کے فیبرک کو چینج کیا۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ نالائق لوگوں کی پہلے سرپرستی کرتے ہیں، جال سازوں کی، ان کو بڑی اعلیٰ عہدوں پر ان کی جال سازی کے ساتھ تعیناتی کرواتے ہیں۔ جب تعیناتی ہو جاتی ہے جال سازی کے ساتھ اعلیٰ عہدوں پر تو پھر ان سے کام لیتے ہیں۔ رانا شمیم کا اگر میٹر دیکھیں، انہیں پہلے جال سازی کے ساتھ ہائی کورٹ کا جج بنوانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد جب وہاں بات نہیں بنی تو انہیں گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیے چیف جسٹس تک پہنچا دیا، اور آپ اب یہ سوچیں کہ انہوں نے وہاں پر کیسے کیسے فیصلے کیے ہوں گے، وہ دیکھنے پڑیں گے سارے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کے سامنے اور شواہد آئیں گے کہ جس نوٹری پبلک کے سے انہوں نے نوٹرائز کروائے ہیں، اس سے اور کون کون سے ڈاکومنٹ نوٹرائز ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے جب یہ گلگت بلتستان سے ہٹ گئے تو کیا زرداری صاحب کو کہہ کے انہیں ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگوایا یا نہیں؟ ووٹ کو عزت دو کی بات کرنے والے ڈیل کی تلاش میں ہیں، نواز شریف کی واپسی سے حکومت نہیں شریف فیملی خود پریشان ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی تنقید، کہا نواز شریف واپس آئیں گے تو جیل جائیں گے، زرداری نے بھٹو کی سیاست کو ختم کر دیا، بلاول لاہور ضرور آئیں اور دہی بلے کھائیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑا شور ہے، مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب میاں صاحب کو واپس آنا پڑے گا، اور وہ ان کی واپسی جو کہ قیدی کی واپسی ہے اس میں ایک فتح ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں فتح ان کو صرف قانون کی نظر آئے گی، ایسا قانون جو ان کو مجبور کرے گا کہ وہ واپس آئیں اور قانون کے مطابق اپنی سزا کاٹیں اور جیل جائیں۔ حکومت تو پریشان نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ان کے آنے سے ضرور پریشان ہیں، اور وہ شاید ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، جس میں میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور حمزہ شہباز صاحب ہیں، کیونکہ ان کو میرے خیال میں یہ ٹینشن ہے کہ اگر میاں صاحب واپس آئے اور جیل گئے تو وہ ڈیل جس کی تلاش میں وہ در بدر بھٹک رہے ہیں، اس ڈیل کا حصول شاید مزید مشکل ہو جائے گا، اور وہ ڈیل ان کو اب مل نہیں پائے گی۔ کل بلاول صاحب نے جو بات کی کہ وہ 5 جنوری سے لاہور میں آ کے کیمپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ذرا یہ بات واضح کر لیں کہ زرداری صاحب کی سیاست نے بھٹو صاحب کی لیگیسی کو ختم کر دیا۔ اگر آپ لاہور آنا چاہتے ہیں تو آپ لاہور آئیں، آپ دہی بلے کھائیں، 1.5-2 درجن لوگوں سے اپنا خطاب بھی کریں، اور اس کے بعد اگر آپ واپس سندھ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ نواز شریف پاکستان آئے نہیں اور حکومت لڑکھڑا گئی، جس دن نواز شریف آئے وہ حکومت کی رخصتی کا دن ہوگا۔ لیگی رہنما عظما بخاری کا ترجمان پنجاب حکومت کی نیوز کانفرنس پر رد عمل، کہا نواز شریف کا نام عمران خان کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے، دعویٰ کیا آئندہ الیکشن میں پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کا مکمل صفایا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں یونین کاؤنسلز، وارڈز، اس کے علاوہ حلقہ بندی کے شیڈیول جاری کر دیے ہیں۔ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت 24 مارچ کو کر دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے ریحان شیخ سے۔ ریحان شیخ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ حلقہ بندیوں کو جو عمل ہے اس کے مطابق 31 دسمبر سے ہوگا۔ حلقہ بندیوں کا عمل 24 مارچ کو مکمل ہوگا، اور جاری شیڈول کے مطابق نقشوں کا اصول اور انتظامی تیاریاں 21 دسمبر سے 14 جنوری تک مکمل کی جائیں گی، جبکہ 17 جنوری سے 15 فروری تک یونین کونسل اور وارڈ کی ابتدائی فہرستیں تیار کر لی جائیں گی۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 16 فروری کو شائع کی جائے گی، جبکہ 17 فروری سے 4 مارچ تک ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات دائر کیے جا سکتے ہیں۔ ریحان شیخ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے